हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर इमरान दुरानी है और मैं माइंड मेडो से आपसे बात कर रहा हूँ। एज पार्ट ऑफ ऑटिज्म अवेयरनेस मंथ हमने अपने पॉडकास्ट स्टार्ट किए हैं उन पेरेंट्स के लिए जिनको हमेशा कन्फ्यूजन रहता है, परेशानी रहती है कि हम बच्चों की असेसमेंट, स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस, थेरेपी किससे कराएं, क्या कराएं और इसमें कौन से प्रोफेशनल्स इन्वॉल्व होते हैं। तो इसी पॉडकास्ट का जो हमारा सीक्वेंस है, सीरीज़ है, उसमें आज हमारे साथ हैं एक बहुत ही वंडरफुल ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जिनका नाम है कंचन जंगा एंड शी वर्क्स विद माइंड मेडो एज एन कंसल्टेंट ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। आज हम इन डिटेल जितने भी मिथ हैं, जितने भी स्टैंडर्ड प्रोसीजर्स हैं या फिर प्रोसेसेस हैं एक ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, ऑटिज्म में इंटरवेंशंस में, स्पेशली जो इसको हम सेंसरी इंटरवेंशंस बोलते हैं, उनके बारे में बात करेंगे। चाहे आपका बच्चा हाइपर एक्टिव है, चाहे वो एक जगह बैठता ही नहीं है, या फिर वो हैंड फ्लैपिंग कर रहा है, वो अपने हाथों को देखता है बार बार, वो कभी इधर उधर तिरछी आंखों से देखता है, वो कभी रॉकिंग करता है, किसी ऑब्जेक्ट को ऐसे हिलाता रहता है, या फिर वो लाइट को ही देखता रहता है, कभी कोई चेहरे बनाता है, कभी पंजू पे चलता है। ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं इनके बारे में हम बिल्कुल विस्तार में समझेंगे कि ये होती क्यों है प्रॉब्लम्स और इसका इलाज क्या है। थैंक यू सो मच कंचन, यू आर हेयर ऑन द पॉडकास्ट विद माइंड मेडो एंड आप थोड़ा सा पहले हमें ये बताइए कि ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट होते कौन है और इनका क्या काम है और ये क्या हेल्प करते हैं हमारे न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स या फिर ऑटिज्म में। हम जो है बच्चों को हेल्प करते हैं अपनी डेली लिविंग में, वो इंडिपेंडेंट हो सके एज पॉसिबल एज से कैन। एंड हम ये सारी चीज़ें करते हैं उनके सेंसरी कंसर्न पे काम करके, फाइन मोटर पे काम करके, ग्रॉस मोटर और डेली लिविंग की एक्टिविटीज़, फॉर एग्जांपल राइटिंग, ड्रेसिंग, फीडिंग, और ये सारी चीज़ों पे जो है ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काम करता है। राइट, सो ये ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, इनकी क्या क्वालिफिकेशंस होती हैं और क्या डिग्रीज, आप लोग क्या पढ़ाई करते हो कि आप एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बनते हो? सर, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट बेसिकली पैरामेडिक कोर्स है। ये 4.5 ईयर का कोर्स होता है। बहुत सारे कॉलेजेस जो है ये प्रोवाइड करते हैं। और बैचलर ऑफ ऑक्यूपेशनल थेरेपी जो है ये कोर्स का नाम रहता है। और उसके बाद आगे लोग बहुत सारे मास्टर्स भी करते हैं ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में, पीएचडी भी, फिर सो ऑन। तो जो बेसिक एक डिग्री चाहिए होती है दैट इज बैचलर इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी। जैसे फिजियोथेरेपिस्ट में बीपीटी होता है, बैचलर्स इन फिजियोथेरेपी, ऐसे ही बैचलर्स इन ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। सो व्हाट इज बेसिकली डिफरेंस, क्या होता है फिजियोथेरेपी एंड ऑक्यूपेशनल थेरेपी में, क्या डिफरेंसेस हैं? जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं सर, वो फिजियोथेरेपिस्ट बेसिकली पेन पे काम करते हैं। हम ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट जो होते हैं वो हम एडीएल पे काम करते हैं, दैट इज एक्टिविटी ऑफ डेली लिविंग पे। हम जो है क्लाइंट को जितना पॉसिबल हो सकता है हम उतना इंडिपेंडेंट बनाने की कोशिश करते हैं। हमारा जो मेन कंसर्न रहता है वो पेन नहीं रहता। फिजियोथेरेपिस्ट का मेन कंसर्न जो है पेन मैनेजमेंट रहता है। राइट, अभी आपने बोला ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, सेंसरी इंटरवेंशंस, बहुत ही बड़ी बड़ी टर्म्स हैं हमारे लिए ये। कोई भी जो पेरेंट होता है जिसके बच्चे को पहली बार डायग्नोसिस मिलता है, उसको पता भी नहीं होता ये ग्रॉस, फाइन। हम एक बेसिक जो चीज़ है, जब भी हम किसी बच्चे को ऑटिज्म बोलते हैं तो उसमें हम कैसे इन चीज़ों को समझा पाएं पेरेंट को कि उसको क्लियर कट 1 2 3 4 ऐसे समझ आए कि मोटर फंक्शन क्या होता है, सेंसरी इंटरवेंशंस क्या होते हैं, या फिर सेंसरी प्रॉब्लम्स क्या होती हैं। ये थोड़ा सा अगर हमें आप क्लियर कट, जो उसको हम बोलते हैं बेसिक लैंग्वेज में समझा पाएं तो प्लीज़ विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर, इट विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर अस, क्योंकि कन्फ्यूजन ही रहता है इसमें। सर, सेंसरी प्रोसेसिंग एक टर्म होती है बेसिकली, जिसमें क्या होता है, हम पूरा दिन हम लोग बहुत सारे सेंसरी इनपुट लेते हैं, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी, नॉट जस्ट ऑटिस्टिक किड्स। तो उसमें क्या है, जब हम इनपुट लेते हैं ब्रेन प्रोसेस करता है, उसके बाद रेगुलेशन होता है, उसके बाद रिस्पॉन्स आता है हमारा। तो जो सेंसरी इशू जिन बच्चों में होते हैं उनमें उनको डिफिकल्टी होती है रिस्पॉन्स में। मतलब प्रोसेस इन्फॉर्मेशन हुई बट वो रेगुलेशन अच्छा नहीं होता है, जिसकी वजह से रिस्पॉन्स अप्रोप्रिएट नहीं होता है। तो वो सेंसरी कंसर्न होता है। जैसे कि हमारी 8 सेंसेस होती है, तो हर एक अच्छा, हमारी 8 सेंसेस होती है हमारे। सो ये बहुत सारे हमारे व्यूवर्स को नहीं पता होगा कि स्कूल में हमें 5-6 सेंसेस ही बताई जाती थी, बट ये हमें अब पता चल रहा है कि हमारी 8 सेंसेस होती हैं। तो हम आपको 3 जो एक्स्ट्रा सेंसेस हैं जो मैम बताएंगी उसके बारे में, वो भी आप याद रखिएगा। सर, 5 तो बहुत कॉमन सेंसेस है। जो उसके अलावा 3 सेंस होती है, दैट इज वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्शन एंड इंट्रोसेप्शन। सो वेस्टिबुलर, प्रोप्रियोसेप्शन एंड इंट्रोसेप्शन,
ये क्या होते हैं मैम, ये क्या चीज़ है? वेस्टिबुलर जो सेंस होती है सर, वो हमारी बॉडी का बैलेंस और कोऑर्डिनेशन कंट्रोल करती है। जैसे कोई बच्चा चल रहा है, Exactly. वो गिर ना जाए, उसको पता है कि यहाँ पे बैलेंस करना है, इसको हम बोलते हैं वेस्टिबुलेशन। ओके, उसके बाद हमारा आता है प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन। प्रोप्रियोसेप्शन इज बेसिकली बॉडी अवेयरनेस। राइट। तो हमारी बॉडी की पोजिशनिंग स्पेस में, हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं चल रही हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि मैं कितना अपना पैर उठाऊंगी स्टेयर क्लाइंब करने के लिए या एक स्टेप लेने के लिए, वो प्रोप्रियोसेप्शन होता है। फिर आता है हमारा इंट्रोसेप्शन। इंट्रोसेप्शन इज इंटरनल बॉडी सिग्नल। जैसे हमारी जो इंटरनल सेंस होती है बेसिकली थर्स्ट, हंगर, भूख लगना, नीड टू यूज टॉयलेट, राइट। पेन, टेम्परेचर, ये सारी जो है ये हमारे इंट्रोसेप्शन के अंदर आती है। तो ये जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, उनमें क्या प्रॉब्लम्स होती हैं? उनमें सेंसरी प्रोसेसिंग की प्रॉब्लम है, वो हाइपर सेंसिटिव है किसी सेंसरी इनपुट के लिए? तो ये जो बच्चे होते हैं जो हाइपर एक्टिव होते हैं, या टो वॉकिंग करते हैं, या हैंड फ्लैपिंग करते हैं, या विजुअल सीकिंग करते हैं, या वोकल स्टिमिंग कर रहे होते हैं, इनमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? तो स्टार्ट एज अ पेरेंट, पहले मुझे क्या समझना ज़रूरी है ताकि मैं ऑक्यूपेशनल थेरेपी की तरफ स्टार्ट अपना बच्चे को इंटरवेंशन कराऊं? सर सेंसरी प्रोसेसिंग जो है बेसिकली 3 कंडीशन में डिवाइड हो रखा है जो हमारी सेंसरी प्रोसेसिंग इश्यूज होते हैं। हाइपोसेंसिटिव, हाइपर सेंसिटिव एंड थर्ड इज सेंसरी सीकिंग। Right. बहुत सारे लोग जो होते हैं वो हाइपोसेंसिटिव एंड सेंसरी सीकिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं, बट दोनों अलग चीज होती है। हाइपर सेंसिटिव में क्या होता है कि सेंसरी इनपुट बच्चे ने लिया अपने एनवायरनमेंट से, लेकिन जो उसका रिस्पॉन्स होता है वो एग्जैजरेटेड होता है, ठीक है। और हाइपोसेंसिटिव में क्या होता है, जितना रिस्पॉन्स आना चाहिए उससे लेस देन एक्सपेक्टेड रिस्पॉन्स आता है, रिएक्शन आता है। सेंसरी सीकिंग में क्या होता है, बच्चा बहुत ज़्यादा सेंसरी इनपुट सीक करने की कोशिश करता है। अगर मैं आपको एग्जाम्पल वाइज समझाऊं तो अगर हम हाइपर सेंसिटिव की बात करें तो हाइपर सेंसिटिव में बच्चे को जो है बेसिकली बहुत ज़्यादा फील हो रही है सेंसेस, जो वो इनपुट जा रहे हैं। तो हाइपर सेंसिटिव जो बच्चा होगा वो टो वॉक करेगा और मैसी चीज़ें उसे पसंद नहीं होगी, हेयर कट में प्रॉब्लम आता है, हेयर कट में प्रॉब्लम होगी, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस में वो परेशान हो जाए। जो बच्चे वो कान बंद करते हैं, ईयर ब्लॉकिंग, जिसको ऑडिटरी हाइपर सेंसिटिविटी बोलते हैं, वो होते हैं। यस सर। और उसके बाद हमारा हाइपोसेंसिटिव आता है। हाइपोसेंसिटिव में क्या होता है, लथार्जिक होगा बच्चा, उसको पेन का नहीं पता चलेगा, चोट लगने पे भी उसे नहीं पता। बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जो पेरेंट्स पूछते रहते हैं कि सर सेंसेशन ऑफ पेन इज वेरी हाई, थ्रेशोल्ड एक्चुअली इनका काफी ज्यादा होता है, कि ब्लड निकल रहा होता है लेकिन वो रो नहीं रहा होता है, और ये सारे जो है ये हाइपोसेंसिटिव में होता है। एंड देन सेंसरी सीकिंग, जिसमें बच्चा जो है हमेशा सेंसरी इनपुट सीक करेगा। राइट। आपको जंप करता हुआ दिखेगा, स्पिनिंग मूवमेंट होगी, जो हमेशा भागता दौड़ता रहेगा। हाँ जी, रॉकिंग मूवमेंट होगी। तो हैंड फ्लैपिंग भी हम बोल सकते हैं, हैंड फ्लैपिंग जो होता है वो भी जो है सेंसरी सीकिंग का पार्ट हो सकता है। तो ये 3 तरह के डिसऑर्डर्स या कंडीशन हम बोल सकते हैं जिसमें हम सेंसरी प्रॉब्लम को डिवाइड करते हैं। एग्जैक्टली। सो सबसे पहले जो बच्चा फिर ऑटिज्म का आता है, उसमें हम जैसे सेंसरी प्रोफाइलिंग करते हैं बच्चों का, जो आप ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट से वैल्यूएशन करते हो, उसमें आपको ये पहले पता होना चाहिए कि बच्चे को हाइपोसेंसिटिविटी है, हाइपर सेंसिटिविटी है, या वो सेंसरी सीकर है। सो अनलेस एंड अनटिल हमें ये पता ही नहीं होगा, यू विल नॉट बी एबल टू मेक अ प्लान ऑफ इंटरवेंशन फॉर सेंसरी इंटीग्रेशन। राइट। सो क्या क्या असेसमेंट्स क्या होती हैं इसके लिए? सर सेंसरी के लिए तो हम सेंसरी प्रोफाइल यूज करते हैं जो एज वाइज डिवाइड होती है। एक सेंसरी प्रोफाइल होती है जो हम 3 इयर्स तक के बच्चों का करते हैं, देन एक होता है जो हम 3 से 14 तक का करते हैं, एंड देन एक होता है जो हम 13 प्लस में करते हैं। तो ऐसे 3 सेंसरी प्रोफाइल होती है जिसके बेसिस पे हम बताते हैं कि बच्चे के कौन से सेंसरी कंसर्न में कितना प्रॉब्लम है, तो वो स्कोरिंग वाइज डिवाइड होता है। सो सेंसरी के लिए हम ये, बाकी और भी ओटी के बहुत सारे असेसमेंट होते हैं, वो अलग अलग कंडीशन के लिए हम यूज करते हैं। सो ये सेंसरी वाला जो है, हमने जैसे इंटरवेंशन किसी भी बच्चे का करना है, एक बच्चा है वो हाइपर एक्टिव भी है, वो हैंड फ्लैपिंग भी कर रहा है, वो तिरछी आंखों से भी देख रहा है, तो उस बच्चे के लिए हमें क्या इंटरवेंशन और क्या, कहाँ से हम स्टार्ट कहाँ से करें? सर हम सारे कंसर्न पे एक साथ हमें काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहले इस बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बच्चा भी कंफ्यूज हो जाता है और बहुत सारी चीज़ों पे जब हम एक साथ काम करते हैं तो हमें पहले कुछ कुछ कंसर्न लेके चलने हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्लैपिंग में क्या है, फ्लैपिंग जो है ये, फ्लैपिंग इज दिस। यस फ्लैपिंग ये है, तो ये प्रोप्रियोसेप्शन में आता है। तो बच्चा जो है बेसिकली प्रोप्रियोसेप्शन में भी आ सकता है और ये विजुअल में भी आ सकता है, वो डिपेंड करता है
कि अगर फ्लैप करते हुए बच्चा हैंड को नोटिस कर रहा है तो वो विजुअल का भी पार्ट हो सकता है, बट अगर वो एक्साइटमेंट में कर रहा है तो वो प्रोप्रियोसेप्शन का पार्ट हो सकता है। तो उसमें जो है बच्चा मूवमेंट एंड प्रेशर दोनों लेता है। तो इसके लिए हम बहुत सारी चीज़ें कराते हैं, जैसे हैंड पे हम वॉक कराते हैं, जैसे हम व्हील बैरो वॉक भी बोलते हैं, और इसके अलावा बेयर वॉक कराते हैं, डोर पुशिंग हम कराते हैं सो दैट जो हाथों का प्रेशर है वो रिलीज हो सके। और हम बहुत एक्सट्रीम सिचुएशन में जहाँ पे किसी भी थेरेपी का कोई इम्प्रूवमेंट बच्चे में नहीं आ रहा है तो हम वहाँ पे वेट हैंड के जो हम वेट कफ होते हैं वो भी यूज़ कर सकते हैं, बट वो बच्चे के वेट के हिसाब से होना चाहिए। छोटा बच्चा होगा तो हम कम वेट यूज़ करते हैं, थोड़ा बड़ा बच्चा होता है तो हम थोड़ा वेट बढ़ा देते हैं। और अगर हम बात करें जो बच्चा तिरछी आंखों से देखता है, जिसे हम पेरिफेरल विजन भी बोलते हैं, उसमें बेसिकली बच्चा आइज पे प्रेशर सीख कर रहा है, तो हम वो सारी एक्टिविटीज कराएंगे जिससे ऑटोमेटिकली आइज पे प्रेशर जाए। ओटी जो है सर वो बेसिकली एक ही कॉन्सेप्ट पे काम करता है, फीड द नीड। कुछ इससे पहले बच्चा कोई कंसर्न शो करे, हमें एक बार में पता चल जाता है बच्चा कौन कौन से कंसर्न दिखा रहा है, हमें पता चल जाता है बच्चे की नीड क्या है, तो हमें वो फुलफिल करनी है। तो अगर वो आइज पे प्रेशर ले रहा है तो हम ट्रैकिंग करा सकते हैं, विजुअल ट्रैकिंग कैंडल के थ्रू हम करा सकते हैं, लेजर लाइट के थ्रू हम करा सकते हैं, ऑब्जेक्ट के थ्रू हम करा सकते हैं, और उसके अलावा हम आइज पे मसाज भी दे सकते हैं, आई टैपिंग, प्रेसिंग, कपिंग, ये सारी एक्टिविटीज। सो अब जैसे आप ये एक्टिविटीज हमें बता रहे हो, क्या ये हर किसी बच्चे में अलग अलग होता है? फॉर एग्जाम्पल किस बच्चे की सिवेरिटी कितनी है पेरिफेरल विजन की, किस बच्चे की कितनी सिवेरिटी है हैंड फ्लैपिंग की, उसके हिसाब से होता है, या फिर एक जनरल किसी भी बच्चे को बुला के आप बिठाते हो और थेरेपी स्टार्ट करते हो? नहीं सर, ये सिवियरिटी पे भी डिपेंड करता है, और हम प्रोटोकॉल ऑलमोस्ट सेम रहता है, बस फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है। अगर कोई बच्चा है जो बहुत रेयर कर रहा है तो हम उसे बहुत ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करेंगे उस चीज़ के लिए कि हम उसे बिठा के दिन में 3-3 4 बार ट्रैकिंग करा रहे हैं, ऐसे नहीं होता है। अगर बच्चा बहुत ज़्यादा कर रहा है तो हम बार बार उसे सेंसरी डाइट देंगे। हम इस चीज़ को सेंसरी डाइट, जितना भी हम सेंसरी इंटीग्रेशन हमारा जो प्रोटोकॉल होता है उसमें हम जो भी एक्टिविटीज़ कराते हैं उसे हम सेंसरी डाइट बोलते हैं। तो जिस बच्चे को जितनी नीड होती है हम उसे उतना ही डाइट देते हैं। अगर बच्चे को कम नीड है तो हम कम करवाएंगे, अगर बच्चे को ज्यादा नीड है तो हम बार बार चीजें करवाते हैं। एग्जैक्टली। सो इसको हम ऑप्टिमम सेंसरी डाइट बोलते हैं बेसिकली। तो इसी पे मुझे और एक कॉन्सेप्ट का जो ध्यान में आ रहा है, एक होता है जिसको हम बोलते हैं सेंसरी ओवर स्टिमुलेशन। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारी उनको सेंसरी डाइट दी जाती है, तो उसकी वजह से भी हमने देखा है कि कभी कभी वो बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव भी हो जाते हैं। सो उसकी क्या रीजंस है कि उनको एक्चुअली जितना ब्रेन को स्टिमुलेशन चाहिए वो नहीं मिल रहा, ऑप्टिमम बहुत ज़्यादा मिल रहा है? क्या इज देयर समथिंग लाइक दैट कि बहुत ज़्यादा करने से भी प्रॉब्लम होती है? सर, ये है जो आपने बोला, सेंसरी ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है। बहुत सारे पेरेंट्स ऐसा करते हैं कि उन्हें लगता है हम बार बार चीजें कराएंगे तो बच्चा जल्दी ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं है। हम जितना हम लोगों को भूख लगती है हम उतना ही खाना खाते हैं, तो सेम सेंसरी काम करता है, जितने बच्चे को नीड है हमें उतना ही देना है। अगर हम बहुत ज्यादा करेंगे तो ओवर स्टिमुलेशन हो जाता है, ब्रेन प्रोसेस नहीं कर पाएगा इन्फॉर्मेशन को। जब प्रोसेसिंग अच्छी नहीं होगी तो रेगुलेशन नहीं होगा, उसकी वजह से जो रिएक्शन होता है वो एग्जैजरेटेड निकलता है। तो हमेशा हमें कंट्रोल्ड वे में, स्ट्रक्चर्ड वे में हमें सेंसरी डाइट देनी है। और ये जो प्लान्स हैं, क्या ये प्लान्स आप अकेले ही, एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट काफ़ी है एक बच्चे के ऑटिज्म के लिए, या फिर एक टीम का होना ज़रूरी है बाकी जो आपके साथ थेरेपिस्ट्स होते हैं? नहीं सर, एक ऑटिज्म के बच्चे में सेंसरी कंसर्न सिर्फ एक एस्पेक्ट है, उस पर और भी बहुत सारे कंसर्न्स होते हैं। अटेंशन नहीं होता, आई कांटेक्ट नहीं होता है, अंडरस्टैंडिंग उतनी अच्छी नहीं होती है। तो एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हमारा जो मेन रहता है काम करने का, वो हम सेंसरी पे काम करते हैं। बाकी चीज़ों पे भी हम करते हैं बट दैट इज सेकेंडरी। हमारा जो प्राइमरीली हमारा जो फोकस रहता है वो सेंसरी पे रहता है। तो बाकी थेरेपिस्ट का होना भी बहुत जरूरी है। बाकी क्या थेरेपिस्ट? सेक्शुअल एजुकेटर हो गया, जो बच्चे की सिटिंग पे काम करेगा, अटेंशन पे काम करेगा, आई कांटेक्ट पे काम करेगा। और बहुत सारे ऑटिस्टिक बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें बिहेवियरल कंसर्न बहुत ज़्यादा होते हैं, तो उसमें हमें जो है काउंसलर्स की भी बहुत ज़रूरत होती है, साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं तो वो भी। और स्पीच थेरेपी हर बच्चे को हम नहीं देते, बट एक बच्चा जिसकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, बोलने की वो कोशिश करता है लेकिन बोल नहीं पा रहा है, तो उस केस में हम स्पीच थेरेपी भी प्रोवाइड। यूजुअली हम स्पीच तब बोलते हैं जब बच्चे को समझ रहा है सारी चीज़ें फिर भी नहीं बोल पा रहा। अदरवाइज जो मेन ऑटिज्म में हम कहते हैं वो है दैट हैज़ टू डू विद अंडरस्टैंडिंग एंड कॉम्प्रहेंशन ओनली। एंड इन एडिशन टू दैट, जैसे आपने देखा कि कंचन मैम जो बता रही हमें, इट इज़ नॉट अ वन पर्सन जॉब। खाली एक ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट या खाली एक साइकोलॉजिस्ट या खाली एक स्पेशल एजुकेटर बच्चे के साथ काम नहीं करता, तो पूरी टीम का काम करना एक साथ बच्चे के लिए ज़रूरी है। इसलिए मैं हमेशा जब भी पेरेंट्स आते हैं हमारे पास, हम उनको बोलते हैं कि अगर आपको किसी ने बोला 6 महीने पहले एक थेरेपी कराएंगे, उसके बाद दूसरा वाला कराएंगे, डू यू थिंक दैट इज अ राइट आइडिया?
ऐसे नहीं होता, ये सर मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच है, हमें सबको मिलके काम करना होता है, क्योंकि ऐसे नहीं हो सकता कि हम 6 महीने सेंसरी पे काम करें, फिर 6 महीने बाद हम सिटिंग पे काम करें, तब तक वो जो सिटिंग का पार्ट होगा वो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा और बाकी जो अंडरस्टैंडिंग का डिले था वो और बढ़ता जाएगा और बिहेवियरल कंसर्न्स और बढ़ सकते हैं। हाँ, तो हमें सारी चीज़ों पे एक साथ काम करने की ज़रूरत है, और बच्चे को हम बहुत ज़्यादा प्रेशराइज भी नहीं करते हैं। हमारी जितनी भी थेरेपीज है सारी प्ले बेस्ड रहती है, तो बच्चे को ऐसा भी नहीं लगता है हम काम करवा रहे हैं, बट सारी थेरेपीज होना बहुत ज़रूरी है। एक बड़ा ही कंफ्यूजन रहता है कि जैसे आपने किसी बच्चे के साथ बॉल प्रेशर आप दे रहे हो या फिर आप उनको ब्रशिंग करा रहे हो, सो आर देयर एनी स्टैंडर्डाइज्ड प्रोटोकॉल्स फॉर दीज थिंग्स? हाँ सर, जैसे ब्रशिंग है, हम उसको विलबर्गर ब्रशिंग प्रोटोकॉल बोलते हैं। विलबर्गर ब्रशिंग प्रोटोकॉल। विलबर्गर ब्रशिंग प्रोटोकॉल हम उसे बोलते हैं। तो अकॉर्डिंग टू विलबर्गर ये जो ब्रशिंग रहता है ये 3 to 4 मिनट का प्रोसेस होना चाहिए, जिसमें ब्रशिंग इज फॉलोड बाय जॉइंट कंप्रेशन। तो बहुत सारे पेरेंट ऐसे होते हैं जो 10-10 मिनट तक ब्रशिंग कराते हैं, उन्हें लगता है हम जितना ज्यादा करेंगे, ऐसा नहीं। आप रिपीटेडली करवाइए, हर एक 2-2 घंटे की गैप में आप करवाओ, बट एक बार में हमें सिर्फ 3 to 4 मिनट ही करवाना है। एंड व्हाट इज द पोजीशनिंग क्या होती है ब्रशिंग की, कहाँ से ब्रशिंग जो है हम डाउनवर्ड डायरेक्शन में करते हैं? तो ओके, मतलब प्रॉक्सिमल लिम्ब तो डिस्टल, डिस्टल। ओके, वो हमारी डायरेक्शन है। ओके। और जो जॉइंट कंप्रेशंस हैं वो कैसे देते हैं हम? हाउ डू यू गिव कंप्रेशंस टू अ चाइल्ड? जॉइंट कंप्रेशन में सर नॉर्मल टू प्रेस, मतलब हमें पुल नहीं करना होता है। पुलिंग जो है वो जॉइंट कंप्रेशन का पार्ट नहीं होती है। हम जॉइंट को पकड़ते हैं दोनों साइड से, और उसके बाद हम प्रेस करेंगे फिर छोड़ेंगे, प्रेस करेंगे छोड़ेंगे। सो इट्स बेसिकली दिस Yes, पोजीशन। 10 काउंट। सो हमने बहुत सारे लोग देखे हैं, पेरेंट्स कभी कभी कहीं से गाइड करते हैं उनको, तो ऐसे ऐसे खींच रहे होते हैं कंप्रेशंस के लिए या फिर उनको दबा रहे होते हो, तो इट इज नॉट द प्रॉपर राइट प्रोसेस। दैट इज नॉट जॉइंट कंप्रेशन। हमें कंप्रेशन करना है जॉइंट पे से। एग्जैक्टली। कंप्रेशन है तो कंप्रेशन मींस प्रेसिंग। क्योंकि यूजुअली कंप्रेशन बोला जाता है, उनको समझ आता है कि कंप्रेस करना है। सो आप कह रहे हो कि जॉइंट कंप्रेशंस मींस दैट हमें इन एंड आउटवर्ड जो मूवमेंट्स हैं हैंड की, ताकि जॉइंट पे कंप्रेशन आए और उसकी वजह से हाइपर एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाती है। उससे Right. अवेयरनेस, हाइपर एक्टिविटी, ये सारी चीजों में इम्प्रूवमेंट होता है। सो कुछ बच्चे होते हैं, एक मेरा आपसे और एक लास्ट क्वेश्चन है कि कोई बहुत बहुत सारे बच्चे हमारे पास आते हैं जिनको टो वॉकिंग होता है, कि वो पंजू पे चल रहे होते हैं, उसको कैसे हम एज एन ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट आप कैसे मैनेज करते हो? सर टो वॉकिंग जो है वो ओवर रिस्पॉन्सिवनेस या हाइपर सेंसिटिव का एक पार्ट है, जिसमें बच्चा जो है उसको टेक्सचर नहीं पसंद आ रहा है बेसिकली, तो उसका रिएक्शन एग्जैजरेटेड है। उसको नहीं पसंद आ रहा है कि फ्लोर पे टच हो रहा है उसे कुछ, इसलिए वो टोस पे चलता है। तो उसमें जो है हम धीरे धीरे अडाप्ट करते हैं बच्चे को टेक्सचर से। हम अलग अलग डिफरेंट टेक्सचर मैट पे वॉक कराते हैं, हम अलग अलग टेक्सचर देते हैं पैर पे उसको, और धीरे धीरे क्या हो जाता है बच्चे की हैबिट बन जाती है वैसे जगह, तो वो कंफर्ट उसको वैसे ही चलने में आ रहा है। तो वो हमें हैबिट ब्रेक करना बहुत जरूरी है। हम अलग अलग एक्टिविटी कराते हैं। 2-3 एग्जांपल्स आप हमें बता दीजिए एक्टिविटीज टो वॉकिंग के लिए। सेंसरी मैट जो होता है, डिफरेंट टेक्सचर्ड मैट जो सर लेते हैं, उस पर हम बैकवर्ड वॉक करा सकते हैं, हम हील स्टैंडिंग करा सकते हैं। और कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत टाइम से टो वॉक कर रहे हैं ना, तो उनकी वो हैबिट ही बन जाती है, उसमें हम टीए भी स्ट्रेच कर सकते हैं Okay. केसेस में। तो ये कुछ एक्टिविटीज हैं जो हम कर सकते हैं, यूज होते हैं। आपको लगता है कि ये बच्चे मैनेज हो सकते हैं अगर प्रॉपर सेंसरी प्रोफाइलिंग, इवैल्यूएशंस बाय टीम, फिर आपका काम विद अदर थेरेपिस्ट्स, आपने देखे हैं बच्चे यहाँ पे या कहीं और पे जो बहुत अच्छा करते हैं? सर हमारा काम ऑटिज्म को ठीक करना नहीं है, ऑटिज्म ठीक नहीं हो सकता, बट मैनेजेबल है। हम बच्चों को इंडिपेंडेंट बना सकते हैं जितना पॉसिबल हो सकता है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं हमारे पास जो ठीक होके गए हैं, नॉर्मल स्कूल्स जा रहे हैं। तो अर्ली इंटरवेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। जो बच्चा जितना जल्दी आएगा वो बच्चा उतना ठीक होके जल्दी चला भी जाता है। तो मैनेज हो जाता है अगर हम सही तरीके से काम करेंगे। मैनेजेबल हर बच्चा है, इम्प्रूवमेंट हर बच्चे में आती है, ऐसा बेसिकली एक्सेप्टेंस इज द फर्स्ट की ना। हम ये बोलते हैं कि वी से दैट करेक्शन है ना कम्स ओनली आफ्टर कनेक्शन, इट्स लाइक कनेक्शन बिफोर करेक्शन। एंड कुछ एक लास्ट मैसेज आप हमारे पेरेंट्स को, उन सब पेरेंट्स को देना चाहते हैं, या जो टीम्स होती हैं बहुत सारी जगह, यू हैव बीन वर्किंग वंडरफुली विद अ टीम आल्सो, सो आपको क्या लगता है कि पेरेंट्स को एक सिंपल मैसेज जो आप देना चाहते हैं, तो क्या क्या बोलना चाहते हैं आप सबको? कॉन्टिन्यूसली आपको थेरेपी लेनी चाहिए। और बहुत सारे पेरेंट होते हैं जिन्हें लगता है कि हम आज काम करवा लेंगे, हम 3 दिन छोड़ेंगे और फिर चौथे दिन हम काम करेंगे, ऐसे नहीं होता। और बहुत सारे पेरेंट को ये भी लगता है कि ये क्या एक्टिविटी है, हम वॉक ही तो करा रहे हैं, इससे क्या इंप्रूवमेंट, ऐसा नहीं है। हम उसके पीछे जो है बहुत सारी चीज़ें होती है। हम कोई भी एक्टिविटी कराते हैं तो मैं सबसे यही रिक्वेस्ट करूंगी कि आप लोग थेरेपी पे गिव अप मत करिए। आपके बच्चे में इंप्रूवमेंट ज़रूर होगा, लेकिन उसके लिए आपको हमेशा प्रॉपर वे में
रेगुलेटेड वे में जो है डेली आपको काम कराना पड़ेगा, और एटलीस्ट तब तक आप कोई भी काम मत छोड़िए जब तक बच्चे में इम्प्रूवमेंट नहीं आता है। और गिव अप नहीं करना है, इम्प्रूवमेंट आएगा लेकिन आपको उसके लिए अच्छे से काम कराना पड़ेगा। और मैं थेरेपिस्ट को भी बोलना चाहूँगी सर कि 45 मिनट को सिर्फ एक टाइम जैसे नहीं लेके चलना है कि हमें 45 मिनट निकालना है, नहीं। बच्चे के लिए और पेरेंट के लिए 45 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको फुल डेडिकेशन से उस टाइम पे काम करना है कि अगर आप एक बच्चे की एक भी चीज़ पे एक अच्छे से काम करके उसमें कुछ दिन में इम्प्रूवमेंट ले आता है तो ये बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है हमारे लिए। तो आप अच्छे से काम करिए ताकि बच्चा जल्दी ठीक हो सके। How do you feel working at Mind Meadow? ओह आई लव वर्किंग हियर माइंड मेडो। मेरा यहाँ पे मैंने फर्स्ट टाइम यहीं पे जॉब करा था, तो इट हैज़ बीन अ वंडरफुल जर्नी सर। एंड मुझे 2 साल से ज़्यादा काम करता हुआ हो गया यहाँ पे, एंड आई लव वर्किंग है। Thank you. Thank you so much for the wonderful words and it was wonderful. हमने बिल्कुल क्रिस्प क्लियर जो क्वेश्चंस आपसे पूछे एंड आई होप कि हमारे जो दर्शक हैं सारे लोग जो हैं पेरेंट्स हैं, हम कोशिश करते हैं हमेशा कुछ ना कुछ नया लाने के लिए आपके लिए, आपको क्लियर साइंटिफिकली ड्रिवन इंटरवेंशंस जो हैं जो क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स हैं आपको गाइड करें। और यही हमारा मकसद भी है, हर किसी माइंड मेडो सेंटर में साइंटिफिकली डेटा ड्रिवन इंटरवेंशंस देना, ओपन ग्लास पॉलिसी, कहीं पे भी बच्चा अंदर नहीं जाएगा बिना पेरेंट के, और साथ में आपको डेटा ड्रिवन मंथली प्रोग्रेस रिपोर्ट्स, आपके साथ में ओपन डिस्कशंस होंगे और पेरेंट ट्रेनिंग होगी, तो कोई भी बच्चा पीछे नहीं रहेगा। थैंक यू सो मच कंचन वंस अगेन फॉर कमिंग एंड बीइंग अ पार्ट ऑफ आवर पॉडकास्ट एंड आप इसको शेयर करिए। बहुत से पेरेंट्स ऐसे होते हैं जिनके पास इन्फॉर्मेशन नहीं होती, हमेशा कन्फ्यूजन में रहते हैं। आपके एक शेयर उन तक ये वीडियो पहुंचने की वजह से उनको बहुत आराम मिल सकता है। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड कीप फॉलोइंग माइंड मेडो एंड वी विल गिव यू बेस्ट ऑफ द सर्विसेज एंड वी प्रॉमिस जिस तरीके से भी होगा हम आपके साथ बने रहेंगे। थैंक यू सो मच।